सामाजिक न्याय मंच बिहार के साथियों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पर मुझे बात रखने का मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ पा रही होगी और मैं आपके बीच में बाबू जगदेव प्रसाद पर बात करने के लिए आया हूं। आज थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है और इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा विलंब भी हुआ और तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद आप तक अब ठीक से मैं अपनी बात रखने के लिए मौजूद हूँ। बिहार लेनिन के नाम से जाने जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद मेरे लिए, जब मैं सामाजिक न्याय की वैचारिकी को पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए एक विचार के तौर पर इस पूरे देश को समझने, इसे व्यवस्थित करने, समानता, न्याय, सुरक्षा जैसे मूल्यों को कागज़ों से उतार करके ज़मीन तक ले जाने का एक रास्ता वह सामाजिक न्याय में नज़र आता है। इसलिए मेरे लिए सामाजिक न्याय की वैचारिकी आइडिया ऑफ इंडिया के जो मुकम्मल खाका है, मुकम्मल वैचारिकी है, इसके लिए एक व्यवस्थित वैचारिकी के तौर पर सामने आती है। और जब इस वैचारिकी को मैं देखने समझने की कोशिश करता हूं कि कितने तरह की चीज़ों को मिला करके यह वैचारिकी बनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये पाता हूं कि मेरे आसपास पिछले कई दशकों में जो खांचा तैयार किया गया, वह खांचा आरक्षण के इर्द गिर्द बुन दिया गया। यानी आप अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो आपके लिए यह कह दिया जाएगा कि आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं और आप आरक्षण चाहते हैं। जब आपसे यह उम्मीद की जाएगी कि आप इस बात की बहस करें कि आरक्षण का फायदा है, नुकसान है, आरक्षण मेरिट से कंप्रोमाइज है, आरक्षण ने देश का बंटाधार कर दिया, आप इन्हीं बहसों में उलझ जाएं। ये पूरी एकेडमिया की, मीडिया की या पॉपुलर स्पेस में जहां जहां सड़क चौराहे नुक्कड़ पर बात जब होती है, तो देखिए ना बहसें होती कैसे हैं। वो बार बार ये कहेंगे कि भाई कब तक आरक्षण लेंगे आप, और आप हमेशा डिफेंसिव मोड में खड़े हो जाते हैं, अरे भाई नहीं, आरक्षण मिला ही कहां। ये पूरी बहस मुझे लगता है कि साजिशन और खतरनाक वैचारिकी के साथ की जाती है। क्योंकि जब आपसे ये कहा जाएगा कि असल में सामाजिक न्याय क्या है, तो आप भी सोचेंगे कि अच्छा, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। क्या सामाजिक न्याय नौकरी में हिस्सेदारी की बात नहीं करता है? नौकरी तो चाहते हैं हम। क्या सामाजिक न्याय शिक्षा में, रोजगार में, इन चीजों में हमारे हक हुकूक की बात नहीं करता? तो आप कहेंगे हाँ, वही तो हम चाहते हैं। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद या इस तरह की वैचारिकी के लोग जब सामने आते हैं, तब ये समझ में आता है कि नहीं भाई, आरक्षण तो एक बहुत छोटा सा उपादान है। क्योंकि देखिए ना, हर व्यक्ति पढ़ने में सक्षम नहीं होता। सबको इस बात का मौका नहीं है कि वो जाए, वो पढ़े, वो चीज़ों को इस तरह से समझे कि आरक्षण क्या है। आरक्षण सामाजिक न्याय की बहुत छोटी सी चीज़ है। मंडल कमीशन में तो एक लाइन कही गई है जो अक्सर, हाँ,
सामाजिक न्याय की बहसों में कही जाती है वो लाइन ये है कि यह बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी की दवा नहीं है, ये दर्द की दवा है। तो जो लोग सामाजिक न्याय की वैचारिकी से जुड़े हुए हैं उनमें भी सब तक बारीक समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जनता तो हैंड टू माउथ है, यानी वह रोज कुआं खोदती है तब रोज पानी पीती है। उसको अपने जीवन के वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो गांव में उसका कोई खेत कब्जा कर रहा है, कोई मेड़ छांट रहा है, कोई उसकी फसल चौपट कर रहा है, कोई अपना जानवर से उसकी फसल चरवा रहा है, कोई अपने कोई मजदूरी की दिहाड़ी नहीं दे रहा है, कोई बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि उनकी जातियां कथित तौर पर समाज में नीची कही जाने वाली। तो वो तो उससे संघर्ष कर रहा है, जमीन का, वजूद का, 2 वक्त की रोटी का संघर्ष कर रहा है। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर वो समझ पाता है तो वो कहता है कि नहीं भाई, ये जो हम झेल रहे हैं ये सब जाति की वजह से, इस देश में जाति नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उनमें से जब कोई तबका पढ़ लिख लेता है, कोई समझदार होता है, विश्वविद्यालयों में जाता है, अखबार पढ़ने लगता है, उसकी समझ काम करने लगती है, तो वही दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, जिस भी भाषा में आप कहिए, आदिवासी और उन घरों की महिलाएं, पसमानदा मुस्लिम, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कई तरह के शोषण झेलते हैं, तब वो धीरे धीरे इस खेल को बड़े रूप में समझते हैं कि केवल यह नहीं है कि हम झेल रहे हैं जाति के नाम पर शोषण, असल में तो यह पूरे समाज की एक संरचना है। फिर उनमें से कुछ लोग एकेडमिया में आते हैं, मीडिया में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप उन लोगों को भी मुक्ति की बात सोचिए जिनको ये मौका नहीं मिल पाया। तो आज जब मैं खड़ा होकर सोचता हूं कि मैं कुछ साल पहले तक, 2 दशक हुआ होगा, मैं भैंस चराता था, गांव में रहता था, मेरे घर वालों ने बहुत त्याग तपस्या की कि मैं पढ़ लिख सकूं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये भी भैंस चराता रह गया तो उसके परिवार का, ये हमारे पूरे परिवार का, पूरी पीढ़ियों का कोई भला नहीं होगा। तो उन्होंने सब कुछ दांव पे रख करके हमें पढ़ाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, पीएचडी किए, पढ़ा रहे हैं यहाँ। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये मैं अपने घर वालों की वजह से हूँ। लेकिन फिर कुछ लम्हे बाद पढ़ते समझते ठोकर खाते यह समझ में आया कि अगर संविधान न होता, सामाजिक न्याय के पुरोधा न होते, सामाजिक न्याय की वैचारिकी न होती, तो लाख घर वाले अपना त्याग तपस्या करते, लाख वो मुझे पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, मैं नहीं बन पाता। क्योंकि वो एक लिमिट तक ही चीजों को कर सकते थे। इन बड़े बड़े अकादमिक संस्थानों के लिए दरवाजे किसने खोले, आरक्षण लागू किसने कराया, इन जगहों को सोशल जस्टिस की पूरी आइडियोलॉजी के साथ जस्टिस वाली जगहों को के रूप में किसने तब्दील किया, इन सारे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं। और इस पूरे सफर में तब मुझे बाबू जगदेव प्रसाद याद आ जाते हैं। बीपी मंडल का मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने का वो जज्बा याद आता है, रामस्वरूप वर्मा याद आते हैं, कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं। बाकी हमारे नायक तो हैं ही, बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार। तो एक लंबी जमीन तैयार करनी पड़ी है जिसकी फसल आज जितना भी हम काट पा रहे हैं, हम काट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सारे लोग फसल काट रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े तबके में, उस दलित तबके में, उस आदिवासी तबके में, पसमानदाओं के बीच एक पीढ़ी तो है ना भाई जो इस पूरे खेल को समझ रही है। तो अब उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि अब जो अधूरा सफर है बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस का, किस बात के लिए शहादत दिया उन्होंने, उनका विचार क्या था, अब उस 2-3 चीजों पर उनके विचार को जब देखता हूं तब अपनी पहली वाली बात से जोड़ूंगा इसे। ध्यान से समझिए, पहली वाली बात मैंने क्या कही, सामाजिक न्याय की वैचारिकी। दूसरी बात मैंने क्या कही कि हम जैसे युवा
अनगिनत हैं पूरे देश में कोने कोने में, और अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप फेसबुक पर जिस जिस जगह से देख रहे होंगे, आप भी शायद उसमें शामिल होंगे कि आप अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। तो ऐसे लाखों युवा तो हैं, मैं ये मानता हूं, जो बाबू जगदेव प्रसाद के विरासत के युवा हैं, जो कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पेरियार ललई की विरासत है, बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार की विरासत है। तो ये दूसरी बात थी मेरी कि उस विरासत को अब क्या करना है। और अब तीसरी बात, इन दोनों के बीच रिश्ता को हम कैसे जोड़ें, जिसके लिए आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरा काम ये है, मैं अपनी जो भूमिका देख पाता हूं इस समाज में, आज के मौजूदा दौर के चुनौतियों में, आज के संघर्षों में, मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा क्या कर सकते हैं। तो अब इसको बिंदुवार 2-3 बातें बस आपसे कहूंगा और आज का मेरा इतना ही वक्तव्य है। पहली बात, आज अगर आपके सामने कोई यह सवाल करता है कि सामाजिक न्याय यह शब्द क्या है, तो आप क्या कहते हैं? किसकी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है? वह कौन सी चीज है जिसको आप सामाजिक न्याय कह रहे हैं? क्या है सामाजिक न्याय? क्या नौकरी में आरक्षण की लड़ाई सामाजिक न्याय है? मात्र स्कूलों में एडमिशन की लड़ाई सामाजिक न्याय है? मंडल कमीशन तो यही लागू हुआ 2 जगह पर, आरक्षण यही लागू हुआ 2 जगह पर। तब आपको जगदेव बाबू या इस तरह के दिनों में जब आप सामाजिक न्याय की वैचारिकी को देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा फलक खुलता है, और वो फलक शोषित समाज दल, जिसके स्थापना बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने मिलकर की, उस शोषित समाज दल के एक नारे में दिखता है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह है सामाजिक न्याय। मैं अपनी पीढ़ी के लोगों, वह युवा पीढ़ी जिसके सामने मंदिर का बहस खड़ी की गई है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, धर्म खतरे में है कि बहस खड़ी की गई है, हिंदू बनाने की बहस खड़ी की गई है, हिंदू अस्मिता, हिंदू आन बान शान की बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मीडिया के जरिए घरों घरों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे वक्त में मैं उन युवाओं से मुखातिब हूं जो 85% बहुजन के शब्दावली में कहें तो उससे आते हैं, या बाबू जगदेव प्रसाद के शब्दावली में कहें तो 90% शोषितों के तबके से आते हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी, महिलाएं, यह तबका 90% है। तो आप 90% के लिए खोज करके पढ़िए, आपके पूर्वजों ने लड़ाई किस चीज की लड़ी? धर्म खतरे में है कि नहीं लड़ी? मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी, किताब की लड़ाई लड़ी, कलम और किताब की। उन्होंने क्या कहा? इज्जत और रोटी की लड़ाई हमारी लड़ाई है। बाबू जगदेव प्रसाद के शोषित दल कहता इज्जत और रोटी। इज्जत कि हम मनुष्य होने के नाते तुम्हारे बराबर हैं, हमारी जाति कुम्हार, लुहार, बढ़ई, लुहार, नाई, मोची, निषाद ये नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारे स्ट्रक्चर में हम दोयम दर्जे के हों, यह नहीं, हम बराबर के हिस्सेदारी के हैं। ये इज्जत, वजूद, जमीर, कहीं से हम दोयम नहीं है। और रोटी की लड़ाई यानी हर व्यक्ति को रोटी मिले। और नारे में क्या कहा? धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हम क्योंकि शोषित हैं। शोषित किस चीज में है? धन में। तो 2018-19 का डेटा क्या कहता है कि 1%, भारत के 1% लोगों के पास 73% लोगों का धन संपत्ति इकट्ठा है। खेल तो इसी में कर लिया गया।
नियम तो यह कहता है कि उन 1% लोगों की जाति बताओ और उन 73% लोगों की जाति बताओ जिनका पैसा 1% लोग लिए हुए, तो पोल खुल जाती। आज दलितों के पास धरती कितनी है, लैंड, जमीन की हिस्सेदारी, जमीन का मालिकाना हक, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा मिला लीजिए तो आबादी हो गई 85%। और जमीनें मालिकाना हक की आपके पास कितनी है, 15%, 20% अधिकतम होंगी। अगर आप एक रेशियो निकालें तो मैं यह बात कबूल कर रहा हूं कि कुछ लोग होंगे अपवाद स्वरूप जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होंगी, कुछ जातियों के लोग होंगे, कहीं कहीं उन जातियों के लोग इलाकों के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर एक इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तो यह है बाबू जगदेव प्रसाद की लड़ाई। जब आपको, और तीसरा राजपाट, राज किसका होगा, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब तक तो आप यही देते रहे। तो शोषित समाज दल, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इन लोगों का नारा क्या था? इनका नारा यह था कि वंचितों की लड़ाई, शोषकों की लड़ाई शोषक नहीं लड़ सकता, शोषित की लड़ाई शोषक नहीं लड़ सकता। मैं कहता हूं चलो लड़ सकता है। दरी बिछाओ, थोड़ा सफाई करो, थोड़ा पर्चे बांटो। यानी जो लोग कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण लोग, सवर्ण लोग जाति उन्मूलन की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जाति के खिलाफ की लड़ाई, वंचितों शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं कहता हूं लड़ सकते हैं। चलो, जगदेव बाबू कहते थे कि नहीं, तुम्हें नहीं। हम कह रहे हैं, जगदेव बाबू ये कहते थे कि नेतृत्व तुम्हें नहीं देंगे। कुछ दिन पीछे रहो, मंच पे क्यों चढ़ना? तुम्हें ही आजादी के नारे क्यों लगाओगे इतना जोर जोर से? एक आदिवासी को मंच पर चढ़कर, एक महादलित को, एक अति पिछड़ा को मंच पर चढ़कर, और उनमें भी एक महिला को मंच पर चढ़कर, थोड़ी टूटी फूटी तुम्हारी शब्दावली में जो कथित तौर पर तुम्हारा एक अभिजन स्वरूप है, उस शब्दावली में कहूं तो थोड़ी टूटी फूटी, थोड़ी कम अच्छी भाषा में भाषण तो देने दो, नारे तो लगाने दो, उसके पीछे खड़े होकर के लड़ाई मजबूत करो। आओ चलो चलते हैं। और कुछ ओबीसी जातियों के भी ताकतवर लोगों को यह बात समझनी चाहिए, दलित जातियों के ताकतवर लोगों को यह बात समझनी चाहिए, आदिवासियों के ताकतवर लोगों को यह बात समझनी चाहिए, पुरुषों को यह बात समझनी चाहिए कि कुछ थोड़ा पीछे आओ। चलो पीछे से एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस लड़ाई को मजबूत करें। दरी बिछाएं, झाड़ू लगाएं, टेंट लगाएं, माइक लगाएं, पर्चे बांटें, लोगों को जुटाएं और मंच पर चढ़ने दे हाशिए पर पड़े सबसे नीचे वाले तबके को, वह हमारा नेता हो। और वह नेता किस वैचारिकी की लड़ाई लड़े? धन, धरती और राजपाट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में कहूं तो संसाधनों का, धन का, संपत्ति का पुनर्वितरण, समान वितरण, यह है सामाजिक न्याय। जमीन का, धन के बाद धरती, जमीन का समान वितरण, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार अब किसी नेता के भाषण में नहीं दिखता भाई, क्योंकि बड़ी जमीन वाले बड़े पैसा दे देते हैं इन पार्टियों को कि इनको, पार्टियों को भी तो जरूरत है चंदा लेकर के चुनाव लड़ने की। और राजपाट, नेता वही क्यों बनता है जो सबको खुश करने की बात करने लगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों करने लगे? ये एक सवाल है, बात समझिए इसको। तो मेरा एक आज के वक्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदेव बाबू आपको सामाजिक न्याय की परिभाषा सिखा रहे हैं आज के दौर में। तो वह परिभाषा आपको यह कहती है कि लैंड रिफॉर्म, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, यानी संपत्ति सबको बराबर की हो, जमीनें सबके बराबर की हो, राजपाट सब बराबर का करेंगे और उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, इज्जत और रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। यह है हिंदुस्तान शोषित समाज दल का नारा, यह है बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत का नारा, यह है असली कम्युनिज्म, जिसके लिए बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि अगर मार्क्स और लेनिन होते भारत में
तो जाति उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई को वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते, इसीलिए उनको बिहार लेनिन कहा गया। तो यह है सामाजिक न्याय की विचार की, और यह है दिशा। आज आपसे क्या कहा जा रहा है? नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा जा रहा है कि आप किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, इसको लेकर के आपको बहुत चिंतित न होने दिया जाए और आपको भटका दिया जाए इस मामले में कि आप मंदिर बनाएं, धर्म खतरे में उसको बचाएं। मैं बाबू जगदेव प्रसाद की किताब को कह रहा हूं, घर घर पढ़िए। मैं भी आज बोलना था तो थोड़ा पहले उसके पढ़ रहा था ये सारी चीजें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ये बात कही, और राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात आज फेसबुक पर भी कही। बुद्ध अगर राजा बन गए होते ना तो कपिलवस्तु जानता उन्हें। बुद्ध घर छोड़ करके बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए निकले, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। बाबू जगदेव प्रसाद समझौता कर लेते ना कि हम सर्वजन की बात करेंगे, हम तुम्हारी भी मूर्ति बनवा देंगे, चलो तुम्हारी भी मूर्ति बनवा देंगे, हम चलो इनकी भी जय बोल देंगे, उनकी भी जय बोल देंगे। तो बाबू जगदेव प्रसाद को कोई याद नहीं करता। ये मिट जाएंगे राजनीति करने वाले लोग, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आप उनके ट्रैप पे फंस के खेल रहे। बाबू जगदेव प्रसाद समझौता करते तो आज हम उन्हें याद न करते। बाबू जगदेव प्रसाद ने शहादत दे दी, निर्मम शहादत, क्रूरतम शहादत। समझौता नहीं किया। इंटरव्यू बोर्ड में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे बिहार में लोक सेवा आयोग का, और एक ने कह दिया कि कुशवाहा लोग आकर के अब उप जिलाधिकारी बनेंगे। उठ के इंटरव्यू से चल दिए। क्या बात कर रहे हो तुम? जाति के नाम पर हमें। बाबू जगदेव प्रसाद चाहते तो चुपचाप बैठ के इंटरव्यू दे लेते कि नहीं नहीं पहले एसडीएम बन जाओ, फिर मैं सिस्टम के भीतर से सिस्टम को सुधारूंगा। ठीक बात है कि वह भी रास्ता जरूरी है। ठीक बात है कि कुछ डीएम, एसपी, प्रोफेसर, कुछ जो है वकील, कुछ जज, कुछ व्यापारी हर तबके के होने चाहिए ताकि वो अपने समाज के लिए ठीक करें। लेकिन कहाँ बोल पाते हैं ये डीएम, एसपी? कहाँ बोल पाते हैं ये प्रोफेसर? कितने लोग जब अपने समाज की लड़ाई में लड़ पा रहे हैं? लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद को इज्जत की बात लगी और वो छोड़ के इंटरव्यू बाहर आ गए, और उन्होंने कहा कि इससे समझौता हम नहीं करेंगे। और वह जो नारा था, वह जो संघर्ष था, वह बाबू जगदेव प्रसाद का संघर्ष, और उस जगदेव प्रसाद के संघर्ष में पिछड़ा वर्ग की बात। राजपाट में 60% पिछड़ा वर्ग के हाथ में दो। आज पिछड़ा वर्ग क्या कह रहा है? हिंदू होने का गर्व करो। बाबू जगदेव प्रसाद पिछड़े वर्ग को समझा रहे हैं। आज आप आपस में लड़ रहे हो, आज आप बटे हुए हो। कुछ बड़ी जातियां, ताकतवर जातियां पिछड़े वर्ग की हैं जो जिनसे गलतियां हुई हैं। मैं कह रहा हूं गलतियों को कबूल करने का वक्त है। पिछड़ा वर्ग कह रहा है 60%। ऊंची जाति राज चलावे, देश की रक्षा कैसे हो? ऊंची जात की क्या पहचान? अच्छा खाए गिटपिट बोले, करे न काम। नीची जात की क्या पहचान? ये आप सोचिए, यह जो संघर्ष था, यह जो चीज थी जिसको लेकर के वो लगातार इस बात का संघर्ष करते रहे कि भाई हम जिस तरह की चीज करते हैं वह कैसे होगा। इस नारे के साथ समझिए, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। यह सामाजिक न्याय। और आज में बराबरी के लिए लड़ना है। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया हुई बर्बाद। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद। तो मुझे इतनी बात कहनी है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरी उम्र के लोग चलो एक बार हाथ में लाते हैं और सामाजिक न्याय की इस बड़ी लड़ाई को सामने रखते हैं कि सब जगह हम बराबरी की हिस्सेदारी लेंगे और पहचानेंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है, हमारा शोषक कौन है, उसकी जाति क्या है, उसकी पार्टी कौन सी है, उसकी विचार है। जो 6 लाख स्कूल चला रहा है, जो लाखों करोड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, शाखा चलाता है, वह अपने लोगों को ट्रेंड कर रहा है। हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे। हमारा प्रोफेसर बोला जा रहा है तो उसकी नौकरी छीन ली जा रही। हमारे गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहा है तो उसके ऊपर हमला कर दिया जा रहा है, उसकी जान ले ली जा रही, उसके ऊपर उलाहना दी जा रही। हम उसको बचा नहीं पा रहे।
कहते हैं कि हम 85%, पिछड़ा वर्ग कहता है कि हम आधी दुनिया, आधी भारत हमारा है, हम 52% तो मिशन थे, हम तो 60% हो गए। कहाँ पिछड़ा वर्ग आपस में एक दूसरे को बचा पा रहा है? हमारे खिलाफ हमारे लोगों को खड़ा है। तो कहीं तो गलतियां हुई हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद का ख्वाब अधूरा है, उनकी शहादत आज भी अधूरी है। और वह एक अपील कर रही मेरी उम्र के लोगों से, नई पीढ़ी की युवाओं से, चलो मुट्ठी बांधो यार, शुरू करते हैं एक नया सफर, धन धरती और राजपाट की हिस्सेदारी का, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का और वैचारिक लड़ाई को मजबूत करने का। तभी हम असली शहादत को सलाम कर पाएंगे और उस अधूरे ख्वाब को पूरा कर पाएंगे जो बाबू जगदेव प्रसाद ने देखा था। तो मुझे फिलहाल इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय मंच का, आंदोलन का और आप सभी साथियों का। चलिए हिम्मत करें, एकजुट हों, ताकि सामाजिक न्याय का वो हिस्सा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारे। वीरेंद्र डंगवा की बड़ी अच्छी सी कविता है, उस कविता के साथ लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है और दलित पिछड़े आदिवासियों पर पसमानदा पर सबसे ज्यादा शिकार है हमले का। लेकिन हम एक उम्मीद करते हैं वीरेंद्र डंगवाल की कविता से, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, उजले शोषितों के उजले दिन, 90 सैकड़ा वंचितों के उजले दिन, उसके जिसके लिए शहादत दी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, उसके लिए जिसके लिए फूले अंबेडकर पेरियार लड़ते रहे, बिरसा मंडल कांशीराम लड़ते रहे, कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे। हमारी जिम्मेदारी है, हम क्यों हार जाए? छोटा सा वक्त है, हर रात की सुबह होती है, वक्त बुरा है तो चलिए थोड़ा खुद में मज लेते हैं, अपने लोगों को वैचारिक समझौता कराने से बाज आकर के उनको विचार मजबूत करें, एक दूसरे को हिम्मत दें, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और कहें कि बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मैं कह रहा हूं आज हमें एक साथ तीनों झेलना पड़ रहा है।